Assalamu alaikum all. We are here with chapter number 8. Subject is organizational behavior. Or as people can see that the title of the chapter is learning and decision making. While linking this chapter with the contents of the subject or the uh, chapters we have already covered, you people can see over here that we are actually at a mediating variable, that is learning and decision making. We started our discussion with the dependent variable, that was performance and commitment. Then we started discussion with the mediators, job satisfaction, followed by stress, motivation, trust, justice, and ethics. And ultimately, now we are at chapter number 8, that is learning and decision making. After that, we will move to the organizational characteristics, or the organizational mechanism, group mechanism, and ultimately the individual characteristics. So we are actually discussing the individual mechanism. एक्चुअली इसके अंदर जो पूरा फोकस है वो ये है कि जो इंडिविजुअल लेवल आउटकम्स हैं दोज आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल मैकेनिज्म, लेकिन वो जो इंडिविजुअल का मैकेनिज्म है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप मैकेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म. तो दिस इज हाउ द मॉडल वर्क्स. इसमें लर्निंग के पार्ट को आज हम कवर करेंगे. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई सम पीपल लर्न टू मेक डिसीजंस बेटर देन अदर्स. क्यों ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो बेटर होते हैं डिसीजन मेकिंग में अपने लर्निंग के अंदर, while जो अदर्स होते हैं वो उतने बेहतर नहीं होते हैं. तो एक जो टेक्निक या एक जो टर्म है जो हम कॉमनली यूज करते हैं जिसके बेस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक इंसान को दूसरे इंसान से, वो एक्सपर्टीज कहलाती है. बेसिकली एक्सपर्टीज रेफर्स टू द नॉलेज एंड स्किल्स दैट डिस्टिंग्विशेस एक्सपर्ट्स फ्रॉम नोवाइसेस एंड लेस एक्सपीरियंस पीपल. कि जिस तरह एक इंसान है ना कि उसकी जो एक्सपर्टीज है वो किस तरह से करता है एक काम, उसका नॉलेज कितना है, उसके पास स्किल कितना है, उसका वे ऑफ डूइंग दोज थिंग्स कैसा है, वो उसकी एक्सपर्टीज को शो करता है. और एक आम इंसान से हम दूसरे लोगों को जिनके पास एक्सपर्टीज कम होती है उन्हें हम नोवाइस कहते हैं. नोवाइस होता है ना नए, या लेस एक्सपीरियंस पीपल कहते हैं एज कम्पेयर टू द एक्सपर्ट पर्सन. Then true learning only occurs when changes in behavior become relatively permanent and are repeated over time. एक इंसान को जब एक्सपीरियंस, अब जो लर्निंग है ना वो दैट इज द सोर्स ऑफ एक्सपर्टीज. आप जितनी क्विकली लर्न करते हैं, जितनी क्विकली रीलर्न करते हैं, कुछ चीज़ों को अनलर्न करना पड़ता है वो आप करते हैं. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं जब आप ये ज़्यादा रिपीटेडली करते हैं तो उससे हम कहते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज जो है वो इंक्रीज होती है. नाउ जो एक्सपर्टीज हैं, फॉर एक्सपर्टीज ऑफ कोर्स हमने ऊपर डिस्कस किया, यू शुड हैव नॉलेज एंड स्किल्स. नॉलेज जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज देयर एंड टेसिट नॉलेज इज देयर. आप लोग माइट भी इन टर्म्स को सुन चुके हों. एक्सप्लिसिट नॉलेज बच्चों वो नॉलेज होता है दैट कैन इजीली बी कम्युनिकेटेड either in written form or in verbally or whatsoever form you use. तो जिसको दूसरे लोग सुन सकते हैं, दूसरे लोग उसको पढ़ सकते हैं और बड़ा इजी है उसको कम्युनिकेट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट नॉलेज. ठीक है. अब जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी का सब्जेक्ट, मैं आपको स्लाइड बना के ये समझा सकता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट नॉलेज. ठीक है. टेसिट नॉलेज वो नॉलेज है जिसको इजीली कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, जिसका ताल्लुक एक्सपीरियंस के साथ होता है. आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको आता है, इसके अलावा किताबों में पढ़ के नहीं आता. गाड़ी चलाना, मैं यहाँ पे पिक्चर्स डाल दूं कि गाड़ी को स्टार्ट करना है पहले हमने, फिर उसके बाद हमने ऑटोमेटिक है तो उसका और तरीका है, वो सेमी ऑटोमेटिक है तो और तरीका है. बट क्या आप गाड़ी चला सकेंगे? गाड़ी नहीं चलेगी जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. मेरे बताने से आप नहीं चला तो इसका मतलब गाड़ी को चलाना इज अ टेसिट नॉलेज. तो इसको हम इजिली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसकी इजिली हम लोग जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते. इसी तरह बाल काटते हैं, एक नाई के पास आप जाते हैं तो अ, हमारे हेयर ड्रेसर्स होते हैं उनके पास आते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं उनके पास आप जाते हो. जबानी बताने से आप नहीं सीख सकते, उसको किताब पढ़ने से आप नहीं सीख सकते, वो इजीली कम्युनिकेट नहीं हो सकता जब तक आप अपने हाथ से करेंगे नहीं. तो फॉर दैट यू शुड नीड टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस. तो जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी. तो इसका मतलब ये होगा कि टेसिट नॉलेज जो है इट इज लिंक्ड विद योर एक्सपर्टीज. तो अक्सर बात जो है, इसीलिए हम जो टेसिट नॉलेज है ना, हम ये नहीं कहते पढ़ा लिखा इंसान, हम कहते हैं नो हाउ है उसको, नो वट है, नो हु है. ठीक है. और ये किस तरह एक्वायर होता है? सोनली थ्रू एक्सपीरियंस. आप जितना उसको एक्सपीरियंस करते हैं उतनी आपकी उसकी लर्निंग ज्यादा होती है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ डू एम्प्लॉय लर्न दीज लाइक नॉलेज जो है इनको कहाँ से वो एक्वायर करते हैं? याद रखिए ज्यादातर जो नॉलेज हमारे पास होता है ना वो टेसिट नॉलेज होता है. अराउंड 90% नॉलेज इज टेसिट नॉलेज. वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है उसको. अब किस तरह वो नॉलेज एक्वायर होता है, चाहे वो टेसिट है या एक्सप्लिसिट है. ठीक है. उसके तीन हमारे पास सोर्स हैं, इधर थ्रू रीइंफोर्समेंट, रिवार्ड्स या पनिशमेंट की फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. तो आज का हमारा जो कंप्लीट और प्राइम फोकस है वो इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर है जो सोर्स ऑफ लर्निंग है हमारी.
ये सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज है, रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। सो उससे पहले हम एक्सप्लिसिट और टैसिट को जरा डिस्टिंग्विश मजीद कर लेते हैं। एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सप्लिसिट नॉलेज इज दैट नॉलेज दैट कैन इजीली बी कम्युनिकेटेड रिटर्न या वर्बल फॉर्म में, लेकिन जो टैसिट होगा उसके मुकाबले में वो इजीली कम्युनिकेट नहीं हो सकता। देन रेडली अवेलेबल टू मोस्ट, जो एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, जो टैसिट है वो हाईली पर्सनल इन नेचर है। ठीक है, कि वो बहुत पर्सनल होता है। गाड़ी कैसे ठीक करनी है, पार्ट्स तो बताए जा सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा गाड़ी की साउंड चेंज हुई है तो उसमें कौन सा मसला है, आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन सी काज ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारा टैसिट नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। एंड जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है कैन बी लर्न थ्रू बुक्स, जो टैसिट नॉलेज है वो बुक से नहीं एक्वायर हो सकता, वो आपको करना पड़ेगा तब आपको आएगा। कुकिंग है जैसे। देन ऑलवेज कॉन्शियस एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो एक्सप्लिसिट है वो कॉन्शियस और एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन पे बेस करता है। तो लेकिन जो टैसिट नॉलेज है बेसिकली पता ही नहीं होता हमें कि हमारे पास नॉलेज है। समटाइम आपको पता होता है लेकिन यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट। ठीक है, गाड़ी कैसे चलानी है, बिरयानी कैसे बनानी है, आप बता तो सकते हैं ये चीज़ें डालो, फिर ये डालना, फिर ये डालना, लेकिन वो जो खुशबू आनी है, वो टेस्ट आनी है, वो एक्सपीरियंस से ही हो सकता है। आप देख के ही बता सकते हैं कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, मोटरसाइकिल चलाना है, साइकिल चलाना है, हाथ छोड़ के कैसे चलाना, आप जुबानी बताएंगे तो कुछ भी नहीं होगा जब तक बंदा खुद हाथ छोड़ के चलाएगा नहीं। और जो एक्सप्लिसिट है यूजुअली वो जनरल होती है, जो टैसिट होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक नॉलेज होता है। अब इसके क्योंकि तीन सोर्सेज है हमारे पास, रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, वी स्टार्ट विद रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के लिए मैं आपको जरा बैकग्राउंड में ले जाता हूं। आप लोगों ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें ये पढ़ा गया था कि इंसान को जब रीइंफोर्समेंट्स की जाती हैं तो उससे उसका बिहेवियर जो है वो रिपीट होता है, यानी वो उससे मोटिवेट होता है। तो उसी को हम, जो उसके रीइंफोर्समेंट की फोर कंडीशन थी जो हमने पढ़ा था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन, उसको हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो मेथड ऑफ रीइंफोर्समेंट टू इंड्यूस डिजायरेबल और रिड्यूस अनडिजायरेबल बिहेवियर बाय द एम्प्लॉइज। तो हम रीइंफोर्स करते हैं बेसिकली, और रीइंफोर्समेंट का मकसद क्या होता है कि पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो रिपीट हो, और जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो ओरिजिनली जो है इसका जो बैकग्राउंड है, वी कैन सी, वी कैन एट्रीब्यूट टू बी एफ स्किनर। उसकी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आप लोगों ने सुनी भी होगी। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि एक इंसान को स्टिमुलाई जो है वो मोटिवेट करता है। अब जो स्टिमुलाई है यहाँ पे वो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इंसान कोई भी जब काम करता है तो उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस से वो सीखता है। उसने देखा गलत काम किया तो मुझे बुरी कॉन्सिक्वेंसेस मिली, वो दोबारा वो बुरा काम नहीं करेगा। उसने देखा कि मैंने अच्छा काम किया है तो अच्छे काम के रिटर्न में जो है वो मुझे अच्छी कॉन्सिक्वेंसेस मिली है, तो अगली दफा कोशिश करेगा कि वो पॉजिटिव बिहेवियर को रिपीट करे। तो बेसिकली उसने क्या हुआ, अपने कॉन्सिक्वेंसेस से सीखा है। तो बेसिकली वो जो कॉन्सिक्वेंसेस है दैट बिकम अ स्टिमुलाई, वो भागता है आपको, और उससे जो है वो आप अट्रैक्ट होकर जो है कोई भी चीज जो है वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये रीइंफोर्समेंट होगी आपके लिए, जो आपकी कॉन्सिक्वेंसेस है। तो अब वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बेसिकली रीइंफोर्समेंट है, आपके एक्शन के ऊपर जो आपको रिटर्न में मिल रहा है वो आपकी रीइंफोर्समेंट है। तो कॉन्सिक्वेंसेज अच्छी होगी तो आप बिहेवियर रिपीट करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज अच्छी नहीं होगी तो आप बिहेवियर रिपीट नहीं करेंगे। ओके, अब जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनमें सारी बातें, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी शामिल हैं और उसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी शामिल है। तो इसलिए रिसर्चर्स research has continuously demonstrated that people will exhibit specific behavior if they are rewarded for doing so। पॉजिटिव बिहेवियर पे अगर आपको पॉजिटिव रिवार्ड मिल रहा है तो आप बिहेवियर को रिपीट करोगे, और अगर आपको पॉजिटिव बिहेवियर पे रिवार्ड नहीं मिल रहा तो आप पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट नहीं करोगे। लेकिन उसका, दैट इज वाई रीइंफोर्समेंट की इंपॉर्टेंस है। वी हैव अ टेंडेंसी टू रिपीट बिहेवियर्स दैट रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंसेज दैट वी लाइक, एंड टू रिड्यूस बिहेवियर दैट रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंसेज वी डू नॉट लाइक। जिस तरह मैंने बताया ना आपको कि आप जो है वो मैच में खेलते हो और आप मैच जितवाते हो और आपको मैन ऑफ द मैच नहीं मिलता, तो क्या होगा, आप अगली दफा एफर्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, आपको आप वो रिवार्ड पसंद नहीं आया, तो आप अगली दफा रिपीट नहीं करोगे बिहेवियर को। लेकिन अगर आपको मैन ऑफ द मैच मिलता है उसको आप अगली दफा दोबारा एफर्ट्स करो। ठीक है, तो दिस इज अ नेचुरल टेंडेंसी। Although antecedents are useful for motivation reason, it is primarily the consequences of actions that drive behavior। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि हम काम करते हैं तो काम करके जब हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेज मिलती हैं जो रीइंफोर्समेंट की शक्ल में होता है, वो मोटिवेट करती है। अगर रीइंफोर्समेंट डिजायर्ड है तो हम खुश हो जाएंगे, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव है हम खुश हो जाएंगे, हम रिपीट करेंगे बिहेवियर्स को। रीइंफोर्समेंट नेगेटिव है तो हम रिपीट नहीं करेंगे बिहेवियर, हम बिहेवियर को चेंज कर देंगे। तो बेसिकली ऑपरेंट कंडीशन यूँ काम करती है, जो मैंने आपको अभी बता भी दिया कि हमारे एंटेसिडेंट्स होते हैं,
उसकी वजह से हमारा बिहेवियर होता है, और बिहेवियर के बाद कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फिर कॉन्सिक्वेंसेज को बेस बना के हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमने कौन से जो है वो बिहेवियर्स को अडेप्ट करना है। ठीक है, तो अब जो है हमारी जो कॉन्सिक्वेंसेज है, दो आर फोर फोर फॉर्म। यही हमने पढ़ा भी था रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर। इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, इसका अपोजिट है पनिशमेंट। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है और इसका पॉजिटिव है एक्सटिंक्शन, सॉरी उसका नेगेटिव है या अपोजिट है एक्सटिंक्शन। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, अगर आप इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे गौर करें तो यू पीपल कैन सी फ्रॉम देयर कि अगर हमारी वांटेड आउटकम है और वांटेड आउटकम के ऊपर हमें कॉन्सिक्वेंसेज ऐड होंगे, ठीक है, यानी हमने एक अच्छा काम किया है, डिजायर्ड बिहेवियर को फॉलो किया और उसके रिटर्न में हमें जो कॉन्सिक्वेंसेज मिल रही है वो ऐड हो रही है, यानी पॉजिटिव मिल रही है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी सिंपल वर्ड्स में आप कहेंगे कि पॉजिटिव एक्शन पे अगर आपको पॉजिटिव रिवार्ड दिए जाए तो वी विल कॉल इट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसके मुकाबले में पनिशमेंट क्या है, इस पे भी कॉन्सिक्वेंस ऐड की जाती है, लेकिन इसमें किसके लिए किए जाती है, अनवांटेड आउटकम्स के लिए। आपने कोई गलत काम किया है तो गलत काम में सोचिए कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी आपको। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज तो नहीं होगी ना, आपको तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होगी। यानी गलत काम करने पे, नेगेटिव काम करने पे अगर आपको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया जाए तो वो कहलाती है हमारी पनिशमेंट, वो पनिशमेंट की स्टेट कहलाएगी। ठीक है, पॉजिटिव आउटकम पे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव आउटकम्स पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, वो पनिशमेंट है। इन दोनों सूरतों में आपको कुछ ऐड हुआ है, पॉजिटिव ऐड हुआ है या नेगेटिव ऐड हुआ है। एक्शन जो है वो आपके डिफरेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आपको जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिली है तो आप पॉजिटिव बिहेवियर को रिपीट करोगे, और जब आपको पनिशमेंट मिली है तो आप नेगेटिव बिहेवियर को बदल लोगे। ठीक है, तो इसलिए वो रेड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड, डिक्रीज अनवांटेड बिहेवियर, इससे बिहेवियर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जब आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी तो इंक्रीज हो जाएगा आपका पॉजिटिव बिहेवियर। ओके, आफ्टर दैट वी हैव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे आप देखिए कॉन्सिक्वेंसेज इज रिमूव्ड, यहाँ ऐड नहीं हो रहा, कम होगी कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन किस पे कम होगी, अनवांटेड आउटकम है, आपने कोई ऐसा काम किया है जो डिजायर्ड नहीं है, गलत काम किया आपने, बुरा काम किया है, तो आपकी कोई चीज रिमूव हुई है। अब जाहिर बात है कोई चीज पॉजिटिव ही रिमूव होगी ना, गलत काम पे पॉजिटिव चीज रिमूव, कोई आपको दी हुई है, जिस तरह गाड़ी दी हुई है आपको, और आप जो है वो काम काम पे आना ही आपने लेट कर दिया, आप अपना काम ही परफॉर्म नहीं करते, आपका बॉस आपसे गाड़ी वापस ले लेता है। आपको उसने कोई फैसिलिटी दी हुई है कि आप हफ्ते में 4 दिन काम कर लिया करो यार, आप 5 या 6 दिन ना आया करो, कोई मसला नहीं है, आप वो भी काम नहीं कर रहे, तो आपकी वो छुट्टी खत्म कर दे, आपको कहीं 6 दिन आना है हफ्ते में। अब ये क्या है, उन्होंने एक जो बेनिफिट आपको दिया हुआ था, जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस दी हुई थी, उसको वापस ले लिया, उसको रिमूव कर दिया, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कोई चीज हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, और एक्सटिंक्शन क्या है, एक्सटिंक्शन में हमारी वांटेड आउटकम आई है, तो वांटेड आउटकम में हमने कुछ रिमूव किया। तो सोचें, एक बंदे ने अपने बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज किया है, तो आप उसका क्या रिमूव करेंगे, पॉजिटिव चीज तो रिमूव नहीं ना करेंगे, कुछ आपने नेगेटिव दी हुई है उसको तो आप रिमूव करेंगे ना। एक बंदे को आपने सजा दी हुई थी कि तुम जो है ना वो 1 महीना तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, अब उसने बिहेवियर अपना बदल लिया है, वो जो है 10 दिन के अंदर अंदर अब ठीक हो गया बिल्कुल, 10 दिन के अंदर उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, सॉरी भी कर लिया, माफी भी मांग लिया है, और उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज नजर आ गया, तो हम 1 महीने की पनिशमेंट खत्म कर देंगे उसकी। ठीक है, हमने किसी को जुर्माना किया था, जिस तरह स्टूडेंट होते हैं ना क्लास में नहीं आते हैं, तो क्लास में ना आने की वजह से हम उनको जुर्माना कर देते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जब क्लास में ना आना है उस पर जो जुर्माना है वो तो पनिशमेंट है ना। लेकिन क्या हुआ, सपोज हमें पता चला है कि हमने उसको 5,000 जुर्माना किया, वो स्टूडेंट जो है अब रेगुलरली आना शुरू हो गया, उसने सॉरी पिकअप किया है, हमने उसको 2-3 हफ्ते जो है मुसलसल टेस्ट किया, वो हर क्लास में आ रहा है, हमने कहा यार उसका फाइन माफ कर देते हैं। अब जब हम फाइन उसका माफ कर रहे हैं, हम क्यों माफ करें, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है वो वांटेड आउटकम में कन्वर्ट हो चुका है, पॉजिटिव बिहेवियर हो चुका है। तो ये जो हमने उसका रिमूव कर दिया है, जो पनिशमेंट उसको दी थी या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो रिमूव कर दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ना किसी चीज का खत्म हो जाना। जिस तरह कोई नस्ल जानवरों की खत्म हो रही है ना, तो हम कहते हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, खत्म हो रही है वो नस्ल। तो यहाँ हमने पनिशमेंट को या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो रिमूव किया, उसको खत्म किया है, तो दैट इज व्हाई वी नेम्ड इट एक्सटिंक्शन। तो ग्रीन कलर जो है वो बिहेवियर्स को ऐड करने के लिए इंक्रीज करेगा, और जो रेड कलर है वो बिहेवियर्स को जो है वो अनवांटेड बिहेवियर्स को कम करेगा। तो दिस इज एक्चुअली द लॉजिक और द फिलोसफी ऑफ दिस थ्योरी। ओके बच्चों, मूविंग फर्दर, अब ये रीइंफोर्समेंट होगी पहली चीज जिससे हम लोग सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ नॉलेज में 3 है, रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। हमने रीइंफोर्समेंट को डिस्कस कर लिया। अब रीइंफोर्समेंट जो है वो एक तो ये है ना टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, अब रीइंफोर्समेंट देनी कब है। ठीक है, तो उसके 5 हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है कब देनी। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है, मुसलसल देते रहना है, जब भी अच्छा काम किया अच्छा रिवार्ड, जब भी बुरा काम किया बुरा रिवार्ड।
हर मौके पे जब आप देंगे वो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट कहलाती है। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है, नाम से जाहिर हो रहा है, इंटरवल इसमें फिक्स होगा, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर साल बाद, ये फिक्स इंटरवल शेड्यूल है। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है जिसमें शेड्यूल को हम वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, हम देंगे, गैप कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। सपोज हम पहली री 2 महीने बाद देते हैं, तीसरी री 15 बाद दे देते हैं, चौथी री 6 महीने बाद दे देते हैं। अब ये वेरिएबल इंटरवल है हमारा, इसमें इंटरवल जो है दैट इज नॉट इक्वल। फिर उसके बाद फिक्स रेशियो स्केल है कि हमने जो बेसिकली सर्टेन नंबर ऑफ जो रीइंफोर्समेंट बिहेवियर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ देम आर एग्जिबिटेड, यानी बिहेवियर्स हमने देखने हैं कि हमने 5 हफ्ते के बाद उसको देना है, ये 5 हफ्ते की एफर्ट्स के बाद देना है, या बिहेवियर्स पे देखना है, आप बिहेवियर 1 हफ्ता बिहेवियर मुसलसल शो करोगे तो उसके बाद हम ये करेंगे, या आप 10 दफा बिहेवियर शो करोगे तो हम ये करेंगे। तो बिहेवियर से जो हम लिंक कर रहे हैं, इंटरवल से लिंक नहीं कर रहे, बिहेवियर से। अब 10 दफा वो बिहेवियर करते हो तो ठीक है, 5 दफा करते हो तो ठीक है, ठीक है। हमने कहा जी कि आपने 100 यूनिट्स बनाने हैं, अब यहाँ इंटरवल नहीं है, यहाँ बेसिकली रेशियो है, तो 100 यूनिट आप 2 दिन में बना लें या 1 हफ्ते में बना लें। अगर 100 के 100 यूनिट ठीक होंगे तो फिर हम आपको रिवार्ड देंगे, ये फिक्स रेशियो है 100 यूनिट्स के बाद। वो 2 दिनों के बाद हो सकता है, हफ्ते के बाद हो सकता है, महीने के बाद हो सकता है। वेरिएबल इंटरवल है जिसमें वेरिएबल जो है वो चेंज होते हैं, सॉरी वेरिएबल इसमें अंदर जो है वो, और ये वेरिएबल रेशियो होना है, सॉरी ये मेरी मुझसे गलती से टाइप हो गया, दैट वुड बी वेरिएबल रेशियो, जस्ट लेट मी कंफर्म, यस इट इज वेरिएबल रेशियो। ओके, वेरिएबल रेशियो स्केल शेड्यूल जो है रिवार्ड्स पीपल आफ्टर वेरिंग नंबर ऑफ बिहेवियर्स। इसमें फिक्स नहीं है कि आपने 100 यूनिट बनाए हैं, ये 100 दफा अच्छा बिहेव किया है, 100 कस्टमर्स को डील कर लिया है। इसके अंदर जो वेरिएबल है, 10 के बाद 20 के बाद 15 के बाद हम किसी के बाद भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं इसकी एक्शन में। कंटिन्यूअस है कि आप देखिए उसमें रिवार्ड गिवन फॉलोइंग एवरी डिजायर्ड बिहेवियर, और पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है हाई बट डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसमें जिस तरह आप प्रेजेस करते हैं हर दफा। फिक्स इंटरवल है, फिक्स टाइम पीरियड्स इसमें है, उसके बाद वेरिएबल इंटरवल में वेरिएबल टाइम पीरियड्स हैं। फिक्स रेशियो के अंदर फिक्स नंबर ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर्स हैं, और वेरिएबल रेशियो में वेरिएबल नंबर ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर्स हैं। आगे एग्जांपल्स उनकी गिवन है और उनका परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो गिवन है। तो इनमें अगर आप देखें ना तो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो वेरिएबल रेशियो है, उसका इफेक्ट जो है वेरी हाई है। तो इसलिए जो रीइंफोर्समेंट देनी है, हर तरह की रीइंफोर्समेंट का आउटकम सेम नहीं होती। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो देखी गई है रिसर्च के थ्रू वेरिएबल रेशियो है। यानी एक बंदे की आप बिहेवियर्स को फिक्स ना करें, आप कहें जी बिहेवियर आप करते जाओ, कभी हर बिहेवियर के बाद उसको रिवार्ड करें, कभी उसको 2 बिहेवियर्स के बाद, कभी 5 बिहेवियर्स के बाद, कभी 7 के बाद, कभी हो सकता है 7 के बाद 8 के बाद दोबारा कर दें, तो वो अपने बिहेवियर्स को रिपीटेडली रखेगा, ठीक है ना। तो वो बिहेवियर्स को जब रिपीट करता रहेगा, इंप्रूव करता रहेगा, तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली बेहतर होगी और आपकी डिजायर्ड आउटकम्स भी जो है वो अचीव हो जाएंगी। अच्छा, आफ्टर रीइंफोर्समेंट वी हैव द ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करके भी तो सीखते हैं ना, ये भी तो हमारे पास सोर्स है ना। एक तो हम लोग जो है वो जब हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है, हमें जब कुछ कॉन्सिक्वेंसेज मिलती है हम सीखते हैं। एक ये कि हम दूसरों को देख के भी सीखते हैं, जो हमारा दूसरों को देख के सीखना है, ये कहलाता है सोशल लर्निंग। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी है बंदूरा की। ये आर्ग्यू करता है कि पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन हैव एबिलिटी टू लर्न थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स, वो दूसरों को देख के। जरूरी नहीं कि हमें रीइंफोर्समेंट किया जाए। आपका साथी है, कोलीग है, वो नहीं आया, उसने पेपर में, उसने जो है वो क्लास अटेंड नहीं की, उसको पेपर में नहीं बैठने दिया जाता, तो आपने क्या सीखा कि भाई क्लासे अटेंड करनी है, नहीं तो पेपर में नहीं बैठने देते। आपने उसको देख के सीख लिया। अब ये जो आपने सीखा ये ऑब्जर्वेशन है, जो उसने सीखा वो रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो नॉट ओनली डू एम्प्लॉइज हैव द एबिलिटी टू सी द लिंक बिटवीन देयर ओन बिहेवियर्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज, दे कैन आल्सो ऑब्जर्व द बिहेवियर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अदर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप में से एक बंदा जो है वो आपका जो साथी है, दोस्त है, वो नहीं आता क्लास में, उसके बावजूद जो है उसको 4 CGPA आ जाता है, ठीक है। आपने क्या सीखा, तो यार क्लास में आना जरूरी नहीं है, आप भी वही बिहेवियर अडेप्ट करना शुरू कर दोगे। अभी आपने जो सीखा ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू है। एंड व्हेन एम्प्लॉइज ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ अदर्स, learn from what they observe, and they repeat the observed behavior, they are engaging in behavioral modeling. This is called behavioral modeling. Now you have to make a choice कि इधर आपने लर्निंग के थ्रू वो 4 CGPA लेना है या ना आए बगैर 4 CGPA लेना, ठीक है। तो जो लर्निंग है ऑफ कोर्स उसका तो कोई अल्टरनेट नहीं है ना। तो अब बिहेवियरल मॉडलिंग ये कहलाती है जब हम दूसरों को देख के जो है अपने बिहेवियर्स को अडेप्ट करते हैं। जिस तरह आप देखें ना कि साहबा कराम आप वसल्लम को देख के, ऑब्जर्व करके जो आपका बिहेवियर होता था वही करते थे। ये बिहेवियरल मॉडलिंग है कि आपके बिहेवियर को रोल मॉडल बनाते थे। बच्चे होते हैं अक्सर, यू पीपल वुड हैव सीन कि किड्स जो हैं वो बड़ों को कॉपी करते हैं।
छोटे घर में नमाज पढ़ी जा रही है, तो बच्चे अक्सर जाए नमाज के साथ खड़े होकर वो भी नमाज पढ़े होंगे, हाथ सीधा रखा है, उल्टा रखा है, सजदा किया है नहीं किया, सजदा लंबा है छोटा है, सजदे से उठ के देख रहे हैं, व्हाट्सएवर दे आर डूइंग, बट दे आर एक्चुअली बिहेवियरल मॉडलिंग अदर्स। आप खाना खाते हुए जिस तरीके से खाना खाते हैं बच्चे उसी तरीके से खाना खाना शुरू कर देते हैं, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो इंसान जो है वो दूसरों को ऑब्जर्व करके लर्न करता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर जो मॉडलिंग प्रोसेस है, दैट इज दैट इंक्लूड्स दैट कवर्स 4 स्टेप्स। उनमें आपको नजर आ रहा है अटेंशनल प्रोसेस है, रिटेंशन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, रीइंफोर्समेंट है। सबसे पहले तो हम अटेंटिव होते हैं, हम देखते हैं दूसरों को, अटेंटिवली देखते हैं, और उसको देख के हम लोग जो है वो क्रिटिकल जो बिहेवियर्स होते हैं जो दूसरों के होते हैं उनको लर्न करते हैं। तो हम बेसिकली हर बंदे से लर्निंग नहीं करते, हम कुछ लोग सेलेक्ट करते हैं जिनसे हम लोग जो है वो लर्न करना चाहते हैं, वो हमारे मॉडल है ना, रोल मॉडल्स है। तो उन रोल मॉडल्स को देख के हम उसकी तरह को उससे लर्न करते हैं कि उनकी क्या अटेंशन है, उस पर अटेंशन दे के देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, उसको रिमेम्बर जो है अपनी मेमोरी को में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब अगर वो रिपीटेडली बिहेवियर हम ऑब्जर्व करें, वो रिपीटेडली हमारे अंदर वो मेमोरी स्टोर होती जाएगी, हम उसको रिटेन करेंगे, फिर हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब वही जो हमने उससे सीखा है उसको ऑब्जर्व करके, चाहे वो स्किल है, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो कोई स्टाइल है, चाहे वो कोई वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, वो हमने जो बेसिकली अपने मॉडल को अटेंटिवली देख के उसको रिटेन किया है, अब हम उसको प्रोड्यूस करेंगे जब हमें जरूरत होगी करने की। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, बच्चा नमाज पढ़ता है बड़ों को देख के, तो बच्चे ने अटेंटिवली देखा कि बड़े नमाज पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जाए नमाज बिछा के उसके बाद पढ़ते हैं, वो उसको रिटेन करता है कि वो जाए नमाज बिछाई जाती है, कभी देखेगा वो जाए नमाज कोशिश करेगा उसी डायरेक्शन में बिछाने की, उल्टी सीधी भी हो सकती है, वो उसी तरह स्टाइल से चेक स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसी तरह के वो कॉपी करने की आपको कोशिश करेगा। आप हाथ जहाँ बांधते हैं वो कोशिश करेगा वहां हाथ बांधने की, चाहे लेफ्ट राइट ऊपर हो जाए, लेकिन उससे रिटेंशन की कोशिश किया, फिर प्रोड्यूस करने की कोशिश किया उसी, देन रीइंफोर्समेंट, अगर जब वो प्रोड्यूस करेगा देन यू रीइंफोर्स सच इंडिविजुअल। इस तरह बेबी को हम अक्सर कडल करते हैं, हम उसको शाबाश देते हैं, हम उसको प्यार करते हैं, तो वो उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है कि यार ये वाला तो अच्छा काम है, मैंने अच्छा काम किया, वो रिपीट करेगा उसको। तो इसी तरह जो है वो आप जब आप सक्सेसफुल नहीं होते तो माइट भी आपको रीइंफोर्समेंट ना दी जाए। बच्चा जो है वो गाड़ी चलाने, गाड़ी में स्टेयरिंग पे बैठ के स्टेयरिंग घुमाने की कोशिश करेगा, अपने बाबा को देख के या अपने मामा को देख के या अपने चाचू को देख के या किसी को देख के गाड़ी चलाते हैं। अब अगर आप उसको उस बिहेवियर के ऊपर जो है वो डांट दें तो वो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको शाबाश दें वो रिपीट करेगा, ये रीइंफोर्समेंट आपने दी है। तो बेसिकली जो सोशल लर्निंग है उसके अंदर जो है हम रीइंफोर्समेंट जो है अपनी भी देखते हैं और समटाइम दूसरों की रीइंफोर्समेंट भी देखते हैं। ठीक है, तो अब जिस तरह रोल मॉडल ने जब वो सारा परफॉर्म किया तो हम ये देखते हैं कि उसको रिवार्ड क्या मिला, अगर उसको रिवार्ड अच्छा मिला तो हम भी वो करेंगे, उसको रिवार्ड अच्छा नहीं मिला तो हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हम ये चारों सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, किसी दूसरे को देख के अटेंटिवली अटेंशन प्रोसेस से गुजारते हैं, देन हम उससे रिटेन करते हैं, लर्न करते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमारा बेसिकली मॉडल है उसको क्या रीइंफोर्समेंट मिली थी। ठीक है, और हमें क्या उसमें मिलेगी। ठीक है, हमें क्या मिली उसको हम कंपेयर करते हैं, तो दिस इज हाउ वी लर्न। एंड लास्ट थिंग जिससे हम सीखते हैं दैट इज एक्सपीरियंस। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस भी है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन से ही हमारा एक्सपीरियंस आ सकता है। तो ठीक है वो, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन सम टाइम होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमारा। तो पास्ट एक्सपीरियंस आल्सो डिटरमाइंस माय लर्निंग एंड लेवल ऑफ एफर्ट्स। जिस तरह आपने कोई काम किया, अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो गए आप अगली दफा करेंगे, आपको रीइंफोर्समेंट भी हुआ आप रिपीट करेंगे अपने बिहेवियर्स को। लेकिन अगर आपको सक्सेस नहीं मिली, आप हो सकता है उसको अवॉइड करें अगली दफा, लेकिन जरूरी नहीं हर बंदा अवॉइड करे। कुछ लोग जो है वो लर्निंग ओरिएंटेड होते हैं। लर्निंग ओरिएंटेड जो लोग होते हैं ना, जिसने आप सेकंड पॉइंट में देखिए, हर बंदा जरूरी नहीं कि वो एफर्ट्स छोड़ दे जब उसका एक्सपीरियंस बैड हुआ है, तो वो उसको पॉजिटिवली लेते हैं, वो कहते हैं उसके करने से मेरा जो है वो एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है, मैंने लर्न किया है। वो जो बल्ब बनाए थे ना जब थॉमस एडिसन ने, तो कई एक्सपेरिमेंट्स किए, फ्लॉप हुए, फेल हुए। तो किसी ने उससे पूछा तुम तो फेल हो गए, उसने कहा, नहीं नहीं मैं फेल नहीं हुआ, मैंने ये सीख लिया कि कौन सा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। पॉजिटिव है, दिस इज बेसिकली लर्निंग ओरिएंटेशन। कि ऐसे लोग ज्यादा सीखते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं, फेल होते हैं, वो उससे ज्यादा सीखते हैं, उन्हें पता चलता है कौन से तरीके से गलत गलत तरीका और कौन सा सही तरीका, तो कौन से तरीका इधर नहीं करने, कौन सा ठीक तरीका यूज हो। तो इसलिए ऐसे लोग जो हैं जिनकी लर्निंग ओरिएंटेशन होती है, दे यूज एक्सपीरियंस या फेलियर एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। ओके, देन अब जो लर्निंग ओरिएंटेशन है दैट इज आल्सो लिंक्ड विद द गोल ओरिएंटेशन। जो लोगों की गोल ओरिएंटेशन होती है ना, कि हम काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड गोल जो पीपल है वो प्रायोरिटाइज करते हैं,
ये उनकी गोल ओरिएंटेशन है। तो गोल ओरिएंटेशन भी आपको जो है वो सोर्स ऑफ लर्निंग आपके लिए होती है, वो सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके लिए होती है। आप जितने गोल, जिस तरह स्टूडेंट है ना, कोई स्टूडेंट जो है वो लेक्चर सुनते होंगे लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, कुछ जो है वो सिर्फ इसलिए पढ़ते होंगे यार ग्रेड आ जाए। अब ये डिफरेंस है इसमें बेसिकली। तो अब ये गोल ओरिएंटेशन है ना आपका, कि आपका गोल अपना है, जिसका गोल है लर्निंग का, तो उसके लर्निंग ओरिएंटेशन भी है और गोल ओरिएंटेशन भी है। कुछ लोग जो है वो लर्निंग ओरिएंटेशन के बजाय सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं, सबसे नीचे आपको गिरा है, कि वो सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा लर्निंग का पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इससे भी जो है आपके लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो डिफरेंट होगी। जिस तरह आप देखिए, जो लोग, जिन लोगों की लर्निंग ओरिएंटेशन होगी, गोल ओरिएंटेशन यानी गोल दो तरह के है ना, एक लर्निंग का गोल है, एक परफॉर्मेंस का गोल है। तो जिनका लर्निंग ओरिएंटेड गोल होगा वो ज्यादा लर्न करेंगे, जिनका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल है वो कम लर्न करेंगे। इट्स ऑब्वियस एंड इट्स सिंपल। आफ्टर दैट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दे वांट टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि बिल्ड कॉम्पिटेंसीज को। ठीक है, वो सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं कि वी आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डू समथिंग। वो नई चीजें लर्न करने के लिए दे आर नॉट विलिंग। ठीक है, सिर्फ उनका जो शौक होता है, जो उनका प्रेज होता है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, वो अपनी एबिलिटीज को शो करना होता है, ना कि नई एबिलिटीज को सीखना होता है। तो ये भी आप देखें ना, काम करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए, दे विल शो देयर स्किल्स, दे विल नॉट एक्चुअली लर्निंग और एक्वायरिंग अदर स्किल्स। तो इसमें जो है वो दो वेज हैं जिसके थ्रू हम अपनी कॉम्पिटेंसीज को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एक हम परफॉर्मेंस प्रूव ओरिएंटेशन है, और एक परफॉर्मेंस अवॉइड ओरिएंटेशन है। इफ यू जस्ट हैव अ लुक, performance proof orientation focuses on demonstrating their competency so that others think favorably of them। ये लोगों के माइंड में एक अच्छी इमेज बनाने के लिए जो है परफॉर्मेंस प्रूव ओरिएंटेशन जो है उसकी होती है। ठीक है, ये चाहते हैं कि हम काम करें, अपनी कॉम्पिटेंस को शो करें, और क्या मकसद होता है शो करने का, कि लोगों की नजर में अच्छी इमेज बने। इसके मुकाबले में परफॉर्मेंस अवॉइड ओरिएंटेशन जो होते हैं, ये इसलिए काम करते हैं कि लोगों की नजर में पुअर इमेज ना बने उनकी। एक होते हैं अच्छे इमेज बनाने के लिए, एक होता है पुअर इमेज से बचने के लिए। जो पुअर इमेज से बचने के लिए काम कर रहे हैं तो वो एट पार होंगे, ना वो अच्छे कंसिडर होंगे ना वो बुरे कंसिडर होंगे, बस ये एक इमेज ठीक होगी। लेकिन जो प्रूव ओरिएंटेशन वाले हैं, परफॉर्मेंस प्रूव ओरिएंटेशन वाले, वो जो है वो अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए, बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस, कि एक्सपीरियंस जो है वो भी सोर्स ऑफ लर्निंग हो सकता है, लेकिन हर बंदे के लिए नहीं। जिनकी लर्निंग ओरिएंटेशन है उनके लिए एक्सपीरियंस जो है वो लर्निंग का ज्यादा बड़ा सोर्स है, और जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है उनके लिए एक्सपीरियंस जो है वो लर्निंग के सोर्स के बजाय परफॉर्मेंस का सोर्स होता है। तो ये इनको हम कलेक्टिवली गोल ओरिएंटेशन एक इंडिविजुअल की कह सकते हैं। तो दिस इज ऑल वी हैड टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो वी विल गेट बैक विद द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बच्चों। तो स्टे ब्लेस्ड, may Allah keep you safe and healthy। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।